Assalamualaikum dear students, my name is Ashraf Asif and I am here to teach you physics class 10. आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 16 का टॉपिक नंबर 1 है जो है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन को समझने से पहले थर्मियोनिक एमिशन से रिलेटेड जो टर्म्स इंक्लूड हो रही हैं आपके कोर्स में उसको समझना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन को देखें। The branch of physics that deals with the control of motion of electrons। एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रही है। एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर रही है कि इलेक्ट्रॉन कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, उसका स्पीड क्या है या उसमें कितना करंट रिक्वायर है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करवाने के लिए। इस सारे कंट्रोल्स को जो ये सारा कंट्रोल जो इंक्लूड हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में हो रहा है। दोबारा सुने, एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करती है। एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करती है, उसको आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। दोबारा देखें, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द control of motion of electron is known as electronics। अब इस थर्मियोनिक एमिशन से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च हुई थी, थर्मियोनिक एमिशन से रिलेटेड या उसकी प्रॉपर्टीज पर जितनी रिसर्च हुई थी उसको स्टडी करते हैं। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आपके लिए क्रिएट हो सकते हैं, बहुत ये पिछले पास पेपर्स में रिपीट भी हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1850s में रिसर्च हुई जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने हिस्सा लिया। 1850s की रिसर्च में डिफरेंट साइंटिस्ट ने हिस्सा लिया। इसमें कोई एक स्पेसिफिक नेम नहीं है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया और वो रिसर्च किस बेस पे थी? पैसेज ऑफ करंट पर। पैसेज ऑफ करंट पर एक रिसर्च हुई थी। कब हुई थी? 1850s में। ये आपने डेट याद रखनी है, ये आपको एज एन एमसीक्यू पूछा जा सकता है या दूसरा एमसीक्यू इस तरह से बन सकता है कि 1850s में जो रिसर्च हुई थी उसका पर्पस क्या था, या ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि तो उस रिसर्च का पर्पस क्या था? पैसेज ऑफ करंट, मतलब कि करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे ट्रांसफर करवाया जा सकता है। करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे ट्रांसफर करवाया जा सकता है, इसमें इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं और करंट के को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करवाने में कौन सा मीडियम रिक्वायर्ड है। ये रिसर्च कब हुई? 1850 में। उसके बाद आफ्टर 47 इयर्स दूसरी रिसर्च हुई जो कि एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट ने की। इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ एक साइंटिस्ट ने ली। वो कौन सा रिसर्च था? जे थॉमसन ने 1897 में जे थॉमसन ने 1897 में एक रिसर्च की जिसमें ये देखा गया कि कैथोड रेज में डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से टेक प्लेस हो रहा है। कैथोड रेज में डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से टेक प्लेस हो रहा है। इस रिसर्च को कौन से साइंटिस्ट ने किया? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने किया और कब किया? 1897 में। यहाँ से देखें, दो एमसीक्यूज आपके यहाँ से बन गए और दो एमसीक्यूज आपके यहाँ से बन गए। और इस 90 दोबारा देखें, 1850s की जो रिसर्च थी उसका पर्पस क्या था कि पैसेज ऑफ करंट, के करंट एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रांसफर हो रहा है। करंट एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये पर्पस था 1850s की रिसर्च में और इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने हिस्सा लिया था। आगे दूसरी रिसर्च एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट ने की थी जिसका नेम था जे थॉमसन और उस रिसर्च का पर्पस क्या था कि कैथोड रेज में डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से टेक प्लेस कर रहा है। कैथोड रेज में डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हो रहा है, ये पर्पस था 1897 की रिसर्च का। अब आपका जो मेन टॉपिक है थर्मियोनिक एमिशन। अब यहां से देखें, थर्मियोनिक में जो वर्ड है थर्म का वर्ड किससे ड्राइव हुआ है? थर्म का वर्ड ड्राइव हुआ है थर्मल से ड्राइव हुआ है। थर्म का वर्ड थर्मल से ड्राइव हुआ है। थर्मल के मायने क्या होते हैं? हीट। थर्मल के मायने हीट। उसके बाद एमिशन का क्या मतलब है? कि बाहर निकलना, कि आपके एक सिस्टम के अंदर
जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट है वो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर में वो बाहर निकल रही है। अब थर्मियोनिक एमिशन की डेफिनेशन पे आए, द प्रोसेस व्हिच इंक्लूड्स द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट हाई टेम्परेचर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने सिस्टम से बाहर मूव कर रहे हैं विद एट हाई टेम्परेचर, जब उनका टेम्परेचर बहुत हाई है। अब एक चीज यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है कि जब आप किसी सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल कि एक मेटल है, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन वो अपने रूम टेम्परेचर पे, मेटल्स अपने रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी भी मेटल से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। वही फिनोमेना आप इसकी डेफिनेशन से रिलेट करें, द प्रोसेस व्हिच इंक्लूड्स द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट हाई टेम्परेचर, कि ये सिर्फ और सिर्फ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब हो रही है, हाई टेम्परेचर पर हो रही है। जब आपका टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर है या नॉर्मल टेम्परेचर है, तब आपके एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रही। तो इस थर्मियोनिक एमिशन की डेफिनेशन है, the process which includes the emission of electron at high temperature is known as thermionic emission। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने सिस्टम से एमिट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और जब उनका टेम्परेचर बहुत हाई है, हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन अपने सिस्टम से बाहर आ रहे हैं, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक एमिशन। ये था आपका थर्मियोनिक एमिशन का टॉपिक। नेक्स्ट आपने पढ़ना है हाउ टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज है उसको आप किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली दो केस होते हैं, एक केस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का केस और दूसरा केस है मैग्नेटिक फील्ड का केस। द फर्स्ट केस इज द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी तरह की हो सकती है, इसमें दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिफ्लेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड कर रही होती है, किस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। अगर तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हाई है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हाई है तो आपकी डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हाई है तो आपकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। इसी तरीके से इसका वाइस वर्सा, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है तो डिफ्लेक्शन की आपकी क्या होगी, कम होगी। क्लियर। आगे दूसरा केस आपका क्या है, डिफ्लेक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड। पहले आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, और दूसरा केस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन कैसे होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आपने पढ़ा कि जो डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्या करना होगा, एक मैग्नेट को राइट एंगल पे आपने फॉलो करवाना होगा। राइट एंगल पर एक मैग्नेट होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन का बायस बनेगा। किस केस में, मैग्नेटिक फील्ड के केस में, जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रेजेंट है, वहां पे ये कारअमल होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड के केस में डिफ्लेक्शन कैसे होगी, कि आप एक मैग्नेट को राइट एंगल पर प्लेस करेंगे, एक मैग्नेट को राइट एंगल पर प्लेस करेंगे, उस राइट एंगल पर प्लेस करने के बाद जो डिफ्लेक्शन होगी उसको आप कहेंगे डिफ्लेक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये था आपका टॉपिक। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।